नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन और करंट के 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं को आप कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज के नाम है, दूसरे तरफ उनके शेयर सूचकांक दिए गए हैं। उसमें आपको यह देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए में लिखा है जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज, तो याद रखिएगा जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक मिड डेक्स होता है, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। यदि हम थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक की बात करें तो इसको सेट कहते हैं, यह भी सही सुमेलित है। विकल्प सी में लिखा है यूएस स्टॉक एक्सचेंज, इसके शेयर सूचकांक को नासडैक कहते हैं, यह गलत सुमेलित है। यानी प्रश्न संख्या 101 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है यूएस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को नासडैक कहते हैं। यदि हम टाइएक्स की बात करें तो याद रखिएगा ताइवान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर सूचकांक होता है उसको टाइएक्स कहते हैं। विकल्प डी में लिखा है कि इंग्लैंड स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को FTSE 100 कहा जाता है, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। यदि हम कुछ और देशों को देखें तो जैसे सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में सीमेक्स और स्टेक्स टाइम्स है। चीन में SSE है अर्थात संघाई स्टॉक एक्सचेंज है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज आप सुनते होंगे नाम। पहला है BSE जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसको कहते हैं सेंसेक्स, और यदि हम NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो उसको कहते हैं निफ्टी। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 101 के अंतर्गत इतने तथ्यों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सत्य हैं उनको फाइंड आउट करें। पहले कथन में कहा जा रहा है कि मुद्रा और स्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। यह पहला कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा मुद्रा और स्फीति का मतलब होता है मुद्रा संकुचन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं डिफ्लेशन। इस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। विकल्प दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मुद्रा और स्फीति को मुद्रा प्रसार कहते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मुद्रा स्फीति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है, न कि मुद्रा और स्फीति को। क्लियर है? यदि हम मुद्रा स्फीति की बात करें तो मुद्रा स्फीति के संदर्भ में जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं मुद्रा स्फीति। क्लियर है? और मुद्रा स्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 102 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर पहला कथन सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है साइप्रस। याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है तुर्कमेनिस्तान। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है, यह भी सही है। तीसरा दिया है बोत्सवाना। याद रखिएगा बोत्सवाना की राजधानी गेबोरन है, यह भी सही है। डी विकल्प में लिखा है नामीबिया, और नामीबिया की राजधानी बताई जा रही है विक्टोरिया, जो कि गलत है। याद रखिएगा नामीबिया की राजधानी विंड हाक होती है। और अगर हम बात करें विक्टोरिया की तो याद रखिएगा सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो इन दोनों तथ्यों को आप याद रखेंगे। नामीबिया की राजधानी विंड हाक है और विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 103 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो यहां पर पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको यह देख लेना होगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मणिपुर और नागालैंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 104 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि मणिपुर और नागालैंड किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा यदि हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखें तो अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है? यानी ये जो नागालैंड और मणिपुर है, ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ। क्लियर है? इस प्रकार आपने यहां पर इसको देख लिया। अगर आप वर्तमान समय में जो करंट के घटनाक्रम को देखेंगे तो चीन के साथ भारत के कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है। तो आपको यहां पर चीन और भूटान, इन दोनों देशों के को देखना होगा कि भारत के किन राज्यों के साथ ये सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर हम भूटान की बात करें, देखिए भूटान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? इसको याद रखेंगे और प्रश्न संख्या 104 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 105। पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया गया? तो याद रखेंगे ये जो जीवा कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा चलाया गया। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की बात हो रही है। यानी नाबार्ड के द्वारा फरवरी 2022 में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको कहा गया जीवा कार्यक्रम। और ये इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आप सभी को पता है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना वी शिवरामन समिति के अनुशंसा पर की गई थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें जीवा कार्यक्रम की तो आप सभी को पता है कि नाबार्ड ने इसको प्रारंभ किया और नाबार्ड ने वाटर शेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं को एक में सम्मिलित करके जीवा कार्यक्रम चलाया है। ठीक है? अर्थात यह कार्यक्रम कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 106। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में परियोजनाओं में कौन सी परियोजना सबसे बाद में आएगी? अगर उनका कालानुक्रम सेट किया जाए तो कौन सी परियोजना सबसे बाद में आएगी? तो सबसे पहले सभी परियोजनाओं के ईयर को आपको देखना होगा। सबसे पहला दिया गया है विकल्प ए में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सबसे पहले आप ये भी समझते हुए चलेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को PMMVY कहा जाता है। क्लियर है? और ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को। तो आपने लिख लिया कि 2017 को ये प्रारंभ हुई थी और इसको कहते क्या है? PMMVY। दूसरी योजना दी है स्मार्ट सिटी मिशन। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुई थी 2015 में। क्लियर है? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किया गया था। तीसरी योजना दी गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। याद रखिएगा ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में SPMRM कहा जाता है। और इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो इसको 2016 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा जो शहरी और ग्रामीण समुदाय के बीच में आर्थिक, तकनीकी, सेवाओं और सुविधाओं को लेकर एक बहुत गहरी खाई दिखती है, उस खाई को कम करने का प्रयास था इस योजना के तहत। क्लियर है? चौथा दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PMJDY। और ये कैसी योजना है? तो ये वित्तीय समावेशन की योजना है। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की गई थी और इसका जो शुभारंभ है वो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपकी सबसे बाद की कौन सी योजना हुई? तो सबसे बाद की योजना हो गई यहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि 2017 में प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2017 को। इस प्रकार प्रश्न संख्या 106 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। इसलिए प्रश्न संख्या 107 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का स्थान दूसरा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसको आप फाइंड आउट करिए। पहला कथन कहा जा रहा है कि स्वर्ण के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। तो याद रखिएगा यदि हम स्वर्ण के भंडारण की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो सोने की खानें हैं यानी जो स्वर्ण खानें हैं उनके संदर्भ में भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख सोने की खान है वो है काल गुरली और कूल गार्डी। क्या नाम है? काल गुरली और कूल गार्डी। याद रखेंगे। और स्वर्ण भंडार में
पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन नहीं है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्वर्ण के अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर चीन है। यानी ये दोनों डेटा आपस में बदल गए हैं। याद रखिएगा, स्वर्ण के अगर भंडारण की बात कही जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और अगर स्वर्ण के उत्पादन की बात की जाए तो चीन होगा। क्लियर है? याद रखेंगे। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि विश्व के अगर हीरे के सर्वाधिक उत्पादक देश की बात की जाए तो वो कौन है? रूस है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 108 का तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 109 पूछा जा रहा है कि तापीय विलोमता का आशय क्या है? तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन अगर हम तापीय विलोमता शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इन्वर्जन है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि ऊंचाई बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ता जाएगा। यानी यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 109 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 110 पूछा जा रहा है कनात सिंचाई व्यवस्था कहां पर हो? तो याद रखिएगा, कनात सिंचाई व्यवस्था जो है यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व में है, और अगर आप एग्जैक्ट देखें लोकेशन तो ये ईरान में इस व्यवस्था को अपनाया जाता है। यह प्रश्न संख्या 110 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कनात सिंचाई व्यवस्था मध्य पूर्व में है, अर्थात ईरान में है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कनात सिंचाई व्यवस्था है इसमें क्या होता है? तो इसमें पहाड़ों की जो जल है पहाड़ों का, उसको मैदानी भागों में लाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसी को कहते हैं कनात सिंचाई। ठीक है, और इसका प्रमुख उदाहरण कहां पर है? ईरान में। प्रश्न संख्या 110 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 111 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और कारण बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जो अधिकांश सन्यासी जीवन है वो उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ है। यह कारण भी सही है। यानी यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, और गौतम बुद्ध का जो सर्वाधिक काल है वो कहां पर व्यतीत हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन काल व्यतीत हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आपको यह भी पता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था। क्लियर है? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गौतम बुद्ध से संबंधित अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कराया जा चुका है। आप उस श्रृंखला को भी फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 111 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, महोबा। यानी जो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है वो गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? यहां पर जरा अन्य विकल्प में जो दिए गए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी देखिए। विकल्प बी में लिखा है श्रावस्ती। देखिए, श्रावस्ती के संदर्भ में आपको एक फैक्ट बिल्कुल याद रखना है कि श्रावस्ती के बारे में यह कहा जाता है कि तृतीय तीर्थंकर जो थे, जिनको कहते हैं भगवान संभवनाथ, उनका मंदिर कहां पर है? श्रावस्ती में। क्लियर है? यदि हम कौशांबी की बात करें जो कि विकल्प डी में है, तो आपको पता है कि कौशांबी ऐसा जिला है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो यहां पर घोषिताराम विहार है। आपको यह पता है कि जो राजा उदयन था वो पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध बनने के बाद उसने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। यदि हम जैन धर्म की बात करें तो कौशांबी में जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसको कहते हैं प्रभास गिरी। क्लियर है? और ये जो प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 112 का ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में है, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम बात करें नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तो इसका जो पहली इकाई है वो 1991 में और इसकी दूसरी इकाई 1992 में प्रारंभ हुई थी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
पहला दिया गया है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चर्म संस्थान, याद रखिएगा राष्ट्रीय चर्म संस्थान कहां पर है, कानपुर में, ये भी सही है। तीसरा दिया नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा ये कानपुर में नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 114 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद में है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा यहां के हवाई अड्डे को बमरौली कहा जाता है, ठीक है, इसलिए अगर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली भी लिखा रहे तब भी आप उसको सही टिक करेंगे। डी विकल्प में लिखा है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तो ये कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर सी विकल्प सही नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम कानपुर में स्थित प्रमुख संस्थानों की बात कर लें तो याद रखिएगा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। याद रखिएगा भारतीय चमड़ा रंगाई व जूट संस्थान भी कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। और एक विश्वविद्यालय पूछा जाता है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी कानपुर में है। और याद रखिएगा कानपुर में एक आईआईटी भी है, अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कानपुर में है। क्लियर, इतनी बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 114 का सी विकल्प आपका सही हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 115, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह समझिए कि गैर संस्थागत का मतलब क्या है। देखिए जब कोई भी कृषि में वित्त उपलब्ध कराने के लिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है संस्थागत और दूसरा होता है गैर संस्थागत। यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनकी बात हो रही है, यानी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर धन उपलब्ध कराए कृषि के लिए तो उसको कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत। क्लियर है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें महाजन और साहूकार आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आढ़ती आ जाएंगे, ये भी सही है। इसमें व्यापारी आ जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन इसमें सहकारी समितियां नहीं आएंगी, इसलिए प्रश्न संख्या 115 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बात तो याद रखिएगा कि जो सहकारी समितियां हैं ये संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सहकारी समितियां हो गई, बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सभी हैं। इसके अलावा अगर सरकार धन उपलब्ध करा रही है तब भी वो एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो जाएगा। यदि हम गैर इंस्टीट्यूशनल स्रोत की बात करें तो इसमें आपने महाजन साहूकार देख लिया, व्यापारी देख लिया, आढ़तीय देख लिए, इसमें जमींदार भी आ जाएंगे, मित्र आ जाएंगे, संबंधी आ जाएंगे, ये सभी गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आएंगे, इसलिए प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। क्लियर है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती की है, इसलिए प्रश्न संख्या 116 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले 3 जिलों की बात कर लें तो आपने सबसे पहले देख लिया श्रावस्ती, दूसरे नंबर पे कुशीनगर है और तीसरे नंबर पे महाराजगंज है। क्लियर है, तो ये तीनों स्थान आप याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की तो अभी आपने यहां पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज को देखा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में नंबर 1 पर गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर है, चौथे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है और 5वें नंबर पे मेरठ है। इसको भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे और प्रश्न संख्या 116 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 देखिए, पूछा जा रहा है कि जो कथन दिए गए हैं इसमें से सत्य कथन को पहचानिए। पहला कथन दिया कि देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 11.79% है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे, इसलिए प्रश्न संख्या 117 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। केवल पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं और एक बात और आश्चर्य की बात है कि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आप लोगों के द्वारा गलत भी किया जाता है, लेकिन आज इस शंका समाधान को बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ये जान ली कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रश्न अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा, दिल्ली।
यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, यदि प्रतिशत लग जाएगा तब आपका जवाब हो जाएगा गोवा। क्लियर? इसी प्रकार यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपका जवाब हो जाता उत्तर प्रदेश। यदि यह प्रश्न पूछ लिया जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपका जवाब उत्तर प्रदेश होता। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां की है, तब आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? अभी इतने फैक्ट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब ये इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर? तो यहां पर गलत कथन को फाइंड आउट कर लेना है। पहला कथन कहा जा रहा है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। यह स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा जिले में। क्लियर है? और यह कब स्टैब्लिश हुआ था? 2001 में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 118 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 119। पूछा जा रहा है कि बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है जिसको कहते हैं माही गिर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। ये माही गिर जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और ये जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। यदि इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो मछली पकड़ना उनका प्रमुख व्यवसाय है। अगर हम अन्य विकल्प की बात कर लें तो जो विकल्प ए और बी में लिखा हुआ बैगा और खरवार जनजाति, तो याद रखिएगा ये दोनों जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। अगर हम भोक्सा जनजाति की बात करें तो ये भी जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। क्लियर? और ये जो भोक्सा जनजाति है ये अपने आप को पतवार राजपूत का वंशज मानते हैं। क्लियर? और यहां पर प्रश्न संख्या 119 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 120। यहां पर एक तरफ मेले के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके आयोजन स्थल का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए आपको सही सुमेलित देखना है। पहला लिखा है ध्रुपद मेला, तो याद रखिएगा जो ध्रुपद मेला है ये कहां लगता है, तो ये मेला वाराणसी में लगता है। ये बिल्कुल सही है। यदि हम पशु मेले बटेश्वर की बात करें तो ये भी बात सही है कि बटेश्वर में जो मेला लगता है वो पशु मेला है। अगर मान लीजिए यहां पर जिला पूछा जाता तो याद रखिएगा ये जो बटेश्वर पशु मेला है ये आगरा में लगता है। क्लियर? तीसरा दिया गया है सोरो मेला, ये एटा कासगंज में, ये भी सही है। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 में सभी जो है वो सही सुमेलित है। देखिए मेला से संबंधित और उत्सव से संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौचंदी मेला, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा मेरठ में। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शाकुंभरी मेला कहां लगता है, तो आपका जवाब होगा सहारनपुर में। अभी हाल ही में पूछा गया था गोविंद साहब का मेला, तो याद रखिएगा आजमगढ़। यदि आपसे ये पूछा जाए कि देव छठ मेला, तो याद रखिएगा देव छठ मेला पूछा जाए तो दाऊजी मथुरा में। क्लियर है? एक मेला और आगरा से संबंधित है कैलाश मेला, तो याद रखिएगा बटेश्वर पशु मेला और कैलाश मेला ये दोनों आगरा में। एक और मेला पूछा जाता है सैयद सालार का मेला, तो याद रखिएगा सैयद सालार का मेला बहराइच में लगता है। इसी से संबंधित एक मेला और पूछा जाता है देवा शरीफ का मेला, तो याद रखिएगा देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है और ये हिंदू मुस्लिम सद्भावना स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। अब एक बार प्रश्न इसको थोड़ा सा घुमाकर यह पूछा गया था कि जो देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है वो किसकी दरगाह पर लगता है, तो याद रखिएगा ये सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह है। ठीक है? तो ये जो प्रमुख मेले पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो उन सभी मेलों को यहां पर कवर करा दिया गया है। जो कुछ और मेले स्किप कर रहे होंगे ध्यान से, उनको आगे फिर कवर करा दिया जाएगा। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 देखिए, पूछा जा रहा है कि पाल्मा रेशिया संबंधित है। याद रखिएगा ये जो पाल्मा रेशियो है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आय विषमता मापन से, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पाल्मा रेशियो है ये आय विषमता के लिए होता है और इसमें ऊपरी 10% और जो गरीबी या निचले हैं इसमें 40% लोग इसमें आय के अनुसार व्यक्त किए गए हैं। देखिए जो आय विषमता का मापन है इसमें पाल्मा रेशियो के अतिरिक्त जो और विधियां हैं उसमें आय गिनी गुणांक और क्विंटाइल आय अनुपात, ये दोनों भी आय विषमता मापन से ही संबंधित है। यानी आय विषमता मापन में कौन कौन सी विधियां आती हैं, एक तो आपने जाना पाल्मा रेशियो, दूसरा है आय गिनी गुणांक और तीसरा है क्विंटाइल आय अनुपात। क्लियर? तो इनको भी आप यहां पर याद रखेंगे, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 122। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करती है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है और न्यूनतम अनुसूचित जाति मिजोरम में पाई जाती है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसी से संबंधित अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि अनुसूचित जाति की प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तब आपका बदल जाता आंसर, तब आंसर हो जाता पंजाब। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, तब आपका जवाब होगा पंजाब। इसी प्रकार अगर आपसे अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या पूछी जा रही है तो मिजोरम आंसर, और अगर इसमें प्रतिशत भी लग जाए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर, तब भी आपका जवाब मिजोरम होगा। क्लियर? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना हिस्सा है, तो याद रखिएगा 8.6% लोग अनुसूचित जाति की है टोटल पॉपुलेशन में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 123। पूछा जा रहा है कि वाराणसी स्थित वर्तमान जो विश्वनाथ मंदिर है, ये किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 123 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 124। पूछा जा रहा है कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो सतत और स्थायी विकास है, ये संबंधित है नवनियतिवाद अवधारणा से। यानी प्रश्न संख्या 124 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सतत और स्थायी विकास नवनियतिवाद अवधारणा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 124 का सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई, उसका प्रावधान किस बजट में किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये व्यवस्था जो की गई थी वो 2018-19 के बजट में की गई थी। यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की जो व्यवस्था है वो 2018-19 के बजट में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो भी ऑनलाइन सुविधा है वो एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाए। प्रश्न संख्या 125 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। यानी चौथे सदस्य के तौर पर मिस्र ने अपनी सहभागिता ली, किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब जरा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान लीजिए। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीबी। याद रखिएगा ये जो एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। अब ब्रिक्स देश में कौन कौन से शामिल हैं? ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। क्लियर? इनके द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। यदि इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संघाई चीन में। याद रखिएगा इन ब्रिक्स देशों के अलावा जो देश इसमें शामिल हुए उसमें बांग्लादेश 2021 में शामिल हुआ, संयुक्त अरब अमीरात भी 2021 में शामिल हुआ, उसके बाद उरुग्वे हुआ और अब चौथे देश के रूप में मिस्र इसमें शामिल हुआ। क्लियर? तो इतनी बात को आप यहां पर याद रखेंगे। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तब आपका जवाब होगा कि 2014 में जो ब्राजील में पोर्टालेजा का जो 6वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसी में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर? इस प्रकार न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में इतने तथ्य को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 127 देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी? तो याद रखिएगा ये जो रेणुकाजी बांध परियोजना है इसकी नींव रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 127 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2021 में रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव हिमाचल प्रदेश में रखी। और अगर पूछा जाए कि यह परियोजना किस जिले में है तो याद रखिएगा सिरमौर जिले में। किस नदी पर? तो गिरी नदी पर। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो परियोजना है ये कितने राज्यों के सहयोग से निर्मित हो? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, यानी 6 राज्य इसमें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 128। पूछा जा रहा है कि हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्लियर है? तो देखिए यहां पर सही नहीं है पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि जुलाई 2022 में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। इसमें पहला लिखा गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को। यह पहला ही स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है यह अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 128 का ए विकल्प सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो अपर्णा बाला मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, ये सही है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की, तो तुलसीदास जूनियर को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और सही जवाब क्या होगा? अजय देवगन और सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 129 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संदर्भ में इस कथनों को आप देखिए और जो सही कथन है उनको आप फाइंड आउट करिए। पहला कथन लिखा है कि इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि भारत का स्थान, तो लिखा हुआ है कि भारत मारितानिया और ताजिकिस्तान के साथ 27वें स्थान पर है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न संख्या 129 में जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में सही है। क्लियर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका प्रश्न संख्या 129 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 130। पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक, यानी वाराणसी को 2022-23 के लिए प्रथम सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया। किसके द्वारा? संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। अब जरा थोड़ा सा संघाई सहयोग संगठन के बारे में समझ लीजिए और वर्तमान में जो उसके गतिविधियां हैं उसको भी जरा देखिए। ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एससीओ। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एससीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका जवाब होगा बीजिंग, चीन में। एक बात और याद रखिएगा कि 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। क्लियर? और अगर ये पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपका जवाब होगा रूसी और चीनी। अब जरा एक बात और देखिए कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो जरा उनके नाम को भी देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, ये सभी देश संघाई सहयोग संगठन में सम्मिलित हैं। क्लियर? अब एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है वो 2022 में कहां पर आयोजित हुआ, तब आपका जवाब होगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने ली, तो याद रखिएगा भारत ने एससीओ की 2023 की अध्यक्षता संभाली है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 131। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया। और ये जो रेडियो स्टेशन है वो किसको समर्पित है? तो ये पशुपालक यानी पशुपालन के कार्य से संबंधित लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और याद रखिएगा इसका जो ओनरशिप है यानी इसको जो गवर्न करेगा वो सहकारिता मंत्रालय गुजरात के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 132 में पूछा जा रहा है कि अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम ओईसीएम स्थल का दर्जा आईयूसीएन के द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, जिसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर आईयूसीएन अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ओईसीएम का दर्जा दिया गया। क्लियर? इस प्रकार प्रश्न संख्या 132 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133। पूछा जा रहा है कि मई 2022 में टेड्रोस अदनोम ग्रेबियस को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के महानिदेशक के रूप में चुना गया। इनके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसमें से सत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला दिया गया कि वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। देखिए ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि वो इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं, इसलिए यहां पर पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 134। पूछा जा रहा है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया को प्रदान किया गया है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 134 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये जो विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की सूची जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा।
याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे खराब कौन है, तो इसमें सबसे खराब शहर जो है वो तेहरान है, जो कि ईरान में है। यदि हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत के शहरों में नई दिल्ली को 112वां स्थान मिला है और मुंबई को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 135। पूछा जा रहा है कि युद्धाभ्यास वज्र प्रहार के संदर्भ में कथनों को देखिए और सत्य कथन को पहचानना है। पहला लिखा है कि इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो युद्धाभ्यास वज्र प्रहार है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, ये भी बिल्कुल सही है कि जो युद्धाभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये इस बार 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। यानी यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा ये जो 2022 का संस्करण हुआ है ये 13वां संस्करण है। क्लियर है। अब यहां पर एक बात और कोरिलेट करिए कि आपने देखा कि ये जो युद्धाभ्यास वज्र प्रहार है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ, तो जरा भारत और अमेरिका के बीच अन्य युद्धाभ्यास को भी देखिए। तो एक अन्य सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास, यानी जो युद्ध अभ्यास नाम से जो सैन्य अभ्यास होता है जो थल सेना कंडक्ट करती है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगर हम बात करें कोप इंडिया की तो ये वायुसेना की तरफ से होता है। रेड फ्लैग ये भी भारत और यूएसए के बीच। और यदि पूछा जाए कि टाइगर ट्रायफ अभ्यास तब ये भी भारत और यूएसए के बीच होता है। तो यानी इन चारों आप युद्धाभ्यास को वज्र प्रहार के साथ याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 136 और 135 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 136 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जिसका नाम है उन्मेष, इसका आयोजन स्थल कहां था? तो याद रखिएगा जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष हुआ इसका आयोजन स्थल शिमला हिमाचल प्रदेश में था। ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 137। पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा अटल ब्रिज का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया था। आप सभी को पता है ये जो अटल ब्रिज है ये ब्रिज साबरमती नदी पर है और जो साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है उसके ये किनारे बना है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया था। और कहां पर है ये? अहमदाबाद। अगला देखिए प्रश्न संख्या 138। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा समीर वी कामत को डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा, समीर वी कामत को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। याद रखिएगा डीआरडीओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत कार्य करता है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रकार इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्लियर है। इतनी बात आप यहां पर डीआरडीओ के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 139। पूछा जा रहा है कि शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का पुरस्कार एंजेला मर्केल को प्राप्त हुआ। आप सभी को पता है कि ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं और इनको ये जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है ये किस लिए दिया गया? तो शरणार्थियों की समस्या की दिशा में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। याद रखिएगा ये जो सम्मान है ये किसको मिला? एंजेला मर्केल को। और एंजेला मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर रही थी। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 140। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं ये कथन मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में इनकी सत्यता की जांच करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मिशन अमृत सरोवर है इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को किया गया। दूसरा कहा जा रहा है कि पटवई जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश में है ये भारत के पहले अमृत सरोवर के तौर पर उद्घाटित किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एक प्रश्न और उठता है कि जो मिशन अमृत सरोवर है इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना। यानी जो
प्रत्येक जिले हैं उसमें 75 जल निकायों का विकास किया जाए और या तो जो है उनका कायाकल्प किया जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 140 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख में। याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो नाइट स्काई अभ्यारण्य है ये लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्से के रूप में ये स्टैब्लिश होगा। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 141 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखिए, पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम होगा। और ये सुनील गावस्कर भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे, ये आप सभी जानते हैं, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम है सनी डेज। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 143। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक में आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, जो आईसीसी ने 2022 जुलाई 2022 में जिन 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया उसमें कौन कौन से देश हैं? तो उसमें है आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। क्लियर है? उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उसमें कजाकिस्तान शामिल नहीं है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 143 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा ये बैठक जो है ये इंग्लैंड में आयोजित की गई थी, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। क्लियर है? यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 में पूछा जा रहा है कि जून 2022 में G7 राष्ट्रों का जो 48वां शिखर सम्मेलन 2022 हुआ वो कहां पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा, जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ स्लॉस एलमाउ जर्मनी में, यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज ने। क्लियर है? किसने की थी? ओलाफ स्क्लोज ने। और यह कहां पर हुई? स्लाउस एलमाउ जर्मनी में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यानी प्रश्न संख्या 144 का ए विकल्प सही हो गया। अगर यह पूछा जाए कि G7 जो ग्रुप है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसमें कौन कौन से 7 देश हैं? तो याद रखिएगा इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, यूएसए है और कनाडा है। यानी ये 7 देश जो है मिलकर G7 की स्थापना करते हैं। यदि पूछा जाए कि ये जो 2022 में G7 देशों का जो 48वां शिखर सम्मेलन हुआ इसमें किन देशों को अतिथि देशों के तौर पर शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा अतिथि देश के तौर पर अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, सेनेगल, इनको आमंत्रित किया गया था। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 145। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। यह बिल्कुल सही है, यानी जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आती है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। अगला है इसका जो सूचकांक है 2022 का, इसमें आइसलैंड शीर्ष पर है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 है इसमें भारत का स्थान 135वां है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 145 में तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 146। पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम और एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी केरल। यानी स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला और एकमात्र राज्य है केरल, यानी यहां पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को जो है भारत सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 147। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लक्षित क्षेत्रों के में जो हाई स्कूल पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए किस योजना का शुरुआत किया गया? तो आपका सही जवाब होगा, योजना का नाम है श्रेष्ठ। यानी प्रश्न संख्या 147 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो श्रेष्ठ योजना है ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये योजना शुरू की गई
और इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्र इसका लाभ उठाएंगे जिनकी पहुंच अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक नहीं पहुंची है। यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 148। प्रश्न संख्या 148 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल कोविड वैक्सीन है। नेजल का मतलब नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन भारत की पहली कौन सी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए BBV 154 इंट्रा नेजल। ये भारत की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है। नेजल का मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। क्या नाम है, BBV 154। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 149। पूछा जा रहा है कि लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा रेडियो जय घोष का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 150। पूछा जा रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत का प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो याद रखिएगा लेवेंडर का अगर चर्चा हो तो ये एक लेवेंडर फूल होता है जिसकी खेती बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर राज्य में की जाती है। क्लियर। तो याद रखिएगा जो लेवेंडर महोत्सव का आयोजन हुआ वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ और किसके निर्देशन में, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में। देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कहां पर हुआ एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये जम्मू कश्मीर में भद्रावह में आयोजित किया गया। और एक बात और याद रखिएगा, इससे संबंधित कुछ और बातें आपको याद रखनी है। जैसे एक मिशन का नाम आता है अरोमा मिशन। ये जो अरोमा मिशन है ये लेवेंडर की खेती से ही संबंधित है। और एक बात और याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि बैंगनी क्रांति, तो वो भी लेवेंडर से ही संबंधित है। क्लियर है। तो इतनी बात को आप इसके संदर्भ में जरूर याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर आपका 50 प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।